Hello students, again welcome to all of you at the very beautiful platform of Team Super Cluster. लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को बताया था किसी एटम की पॉसिबल कोवैलेंसीज क्या क्या होती हैं और कैसे निकाले जाते हैं। ये बात आपने ढंग से उस पर मास्टर कर लिया होगा। अगर आपने उस पर मास्टर कर लिया है तो आप बहुत इजीली अब सिंपल से लेके किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यहाँ तक कि ऑक्सी एसिड्स का भी आप बड़े आसानी से स्ट्रक्चर लिख सकते हैं और उसको मैं दिखा रहा हूँ करके आप कितना आसानी से आप इसको कर सकते हैं। और आप जानते हैं अगर आपने इसी स्ट्रक्चर को लिखना सीख लिया तो आप जानते हैं कि IIT मेंस, IIT एडवांस, नीट कहीं से भी आपके 2 क्वेश्चन आसानी से डायरेक्ट मिल जाते हैं। और इसके बाद आप जानते हैं कि इनको पढ़ने के बाद पूरी केमिस्ट्री पढ़ने में उनको हेल्प भी मिलती है। तो एक बात मैं नट सर में फट से रिवाइज करा दूँ आपको कि आप जानते हैं कि जो बोरन की कोवैलेंसी वो कितनी होती है आप जानते हैं। तो बोरन की कोवैलेंसी आप जानते हैं कि 3 होती है, ये 3 होती है, ये हमको नहीं भूलना है। फिर हम जानते हैं कि कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होती है, तो हम लोग जानते हैं कि इसकी कोवैलेंसी यहाँ पर 4 होती है, ये सबको पता है। हम सब लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होती है, तो आप जानते हैं कि जब इसकी कोवैलेंसी 3 होती है तो आप समझते हैं उसके पास एक लोन पेयर होता है। हमने बना के आपको दिखाया बताया स्ट्रक्चर में। और दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि जब नाइट्रोजन की कोवैलेंसी जब 4 होती है तो आप जानते हैं N के पास एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये बात हमको नहीं भूलना है। ऐसे ही आप जानते हैं कि हम कह सकते हैं कि फास्फोरस की जो कोवैलेंसी होती है हमें याद करना है कि फास्फोरस की कोवैलेंसी आप जानते हैं 3 होती है। और जब इसकी वैलेंसी 3 होती है तो आप याद रखिए उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। और ऐसे ही जब फास्फोरस की वैलेंसी आप जानते हैं 5 होती है, जब इसकी कोवैलेंसी 5 होगी तो आप जानते हैं कि फास्फोरस के पास तब वहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं होगा। यानी फास्फोरस की वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है। 3 होगी तो लोन पेयर होगा, 5 होगा तो लोन पेयर नहीं होगा। ये बात हमने आपको निकाल के दिखाया था। इसी तरह से अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ा दें तो एक बात जरा सा O के बारे में स्पेशल बात आप याद कर रख लीजिए आप लोग कि O की जो वैलेंसी याद रखिए कि जब O की वैलेंसी याद रखिए कि जब O की वैलेंसी इस तरह से 2 होगी तो O के पास आप याद करिए कि 2 लोन पेयर यहाँ पर होते हैं। इसी प्रकार से जब O की वैलेंसी खाली बस 1 होगी याद रखिए तो O के पास याद रखना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वहाँ पर एक माइनस चार्ज होता है इस तरह से। और जब आपको कभी दिखाई पड़े कि O की वैलेंसी यहाँ पे 3 दिख रही है इस तरह से तो याद रखिए कि O के पास तब वहाँ पर क्या होता है कि बस खाली एक लोन पेयर होता है और वहाँ पे उल्टे यहाँ पर क्या आता है, वहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो O की पॉसिबिलिटी इतनी होती है, आप इसको ढंग से याद रखिएगा। इसी तरह से सल्फर की वैलेंसी की अगर मैं बात करूँ आपसे तो सल्फर जो होता है जब इसकी वैलेंसी 2 होगी तो याद रखिए सल्फर के पास क्या होते हैं कि 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जब सल्फर की वैलेंसी याद रखिए जब 4 होगी तो क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे याद रखिए सल्फर के पास तब खाली बस यहाँ पे बस आपको एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। लेकिन जब वही सल्फर की वैलेंसी जब 6 होगी तो याद रखिएगा तब यहाँ पर सल्फर के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो सल्फर के बारे में याद रखना है कि सल्फर की वैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है और 6 भी होती है। लेकिन जब सल्फर की वैलेंसी 2 होगी तो उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इसकी 4 होगी तो ओनली 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब सल्फर की वैलेंसी यहाँ पे 6 हो जाएगी तो वहाँ पे कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ये बात हमको ढंग से याद रखना है। इसी तरह से मैं थोड़ा सा आपको और आगे बढ़ा दूँ। ये बात अगर आप ढंग से याद रखेंगे तो आपको हर चीज़ कोई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से याद रखिए कि अगर हम यहाँ पे आते हैं कि अगर सल्फर की के बाद अगर हम आते हैं हेलोजन पे आते, मान लो मैं क्लोरीन की अगर बात करता हूँ तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है याद रखिए। जब क्लोरीन की वैलेंसी, मैं थोड़ा सा कलर बदल दूं, तो जब क्लोरीन की वैलेंसी याद रखिए जब क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है तो उस कंडीशन में याद रखिए तब क्लोरीन के पास क्या होते हैं, 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आपको नहीं भूलना है, तभी हम स्ट्रक्चर लिख पाएंगे। जब इसकी वैलेंसी याद रखिए जब 3 होती है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तब आप याद रखिए कि तब क्लोरीन के पास लोन पेयर कितने हो जाएंगे, तब इसके पास लोन पेयर केवल 2 हो जाएंगे। और जब इसके पास जब इसी क्लोरीन की वैलेंसी जब 5 होगी तब याद रखिए तब इसी Cl के पास खाली बस 1 लोन पेयर
बच जाएगा। और जब इसे याद रखिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लोरीन की, जब इसकी वैलेंसी यहाँ पर 5 होगी तो ये था, और जब इसकी वैलेंसी आप देख रहे हैं कि 7 होगा, तब क्लोरीन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं रहेगा। ये बात आपको ढंग से याद रखना है। यानी क्लोरीन की वैलेंसी कितनी कितनी होती है, ये आपको नहीं भूलना है कि ये वैलेंसी इसकी कितनी कितनी हो रही है। तो क्लोरीन की वैलेंसी आप देख रहे हैं कि 1 भी है, क्लोरीन की वैलेंसी 3 भी होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 5 भी होती है, और क्लोरीन की वैलेंसी 7 भी होती है। इसी तरह से जेनन एक बड़ा फेमस कंपाउंड आपको बनाता हुआ दिखेगा। तो जेनन की जो वैलेंसी, जनरली आप कहते हैं कि जेनन जो होता है तो नोबल गैस है, कंपाउंड नहीं बनाएगा, लेकिन वो भी कंपाउंड बनाता है, और इसके कंपाउंड आपको क्लास 12 में पढ़ने हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी याद रखिए 2 भी होती है, इसकी वैलेंसी 4 भी होती है, इसकी वैलेंसी 6 भी होती है, और इसकी वैलेंसी तो 8 भी होती है। तो इस तरह से अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पहले से है तो स्ट्रक्चर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। तो इस तरह से हम एक एक करके आपको हम दिखा रहे हैं कि इसकी वैलेंसी यहाँ पे क्या क्या हो सकती हैं। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि किसकी वैलेंसीज क्या क्या होने वाली हैं। तो हम लोग यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस हम स्टार्ट करेंगे सिंपल। कहाँ से? हम बड़े सिंपल केसेस लेके आपके लेक्चर की शुरुआत हम यहाँ से करने जा रहे हैं, और इसके बाद से आपको हम धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की ओर ले जाएंगे, और अल्टीमेटली तो हम आपको फास्फोरस के, सल्फर के, हेलोजन्स के तमाम जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं जो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं और जिनके क्वेश्चन की गारंटी होती है एग्जाम में आने की, वो भी मैं आपको बड़े हंसी हंसी में खेल खेल में निकाल के दिखा दूंगा कि कैसे आपको दिखाया जाता है। तो बड़ा एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं पहले BH3 का। अब देखिए इसमें हमको जो इन्फॉर्मेशन यूज करनी है वो क्या है, तो वो इन्फॉर्मेशन बड़ी छोटी सी है, और वो क्या है कि हमको बोरन की, हमको यहाँ पर बोरन का क्या चाहिए, हमको बोरन का पहले पता होना चाहिए कोवैलेंसी कितनी होती है। तो हमने दिखाया था आपको कितनी होती है, 3 होती है। अब देखिए इसमें करना क्या होगा आपको, सबसे पहला काम एक छोटा सा काम होता है, वो क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम। याद रखिए हमको पहले मैं यहाँ पे CA लिख रहा हूँ, CA मतलब सेंट्रल एटम। हम यहाँ पे सेंट्रल एटम का पहले सिलेक्शन करते हैं। और सेंट्रल एटम कौन होता है याद रखिए, तो मॉलिक्यूल में जो एटम सबसे अधिक बॉन्ड बनाता हो, जिसकी कोवैलेंसी हाईएस्ट होती हो, वही हमारा जो होता है वो कौन होता है, वही हमारा होता है सेंट्रल एटम। आप एक लाइन चाहे लिख सकते हैं कि एटम showing maximum covalencies, जो मैक्सिमम कोवैलेंसी बनाए वही हमारा होता है सेंट्रल एटम। और एक बात और याद रखिए, ये क्या होता है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब ये होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये 2 बात आप याद रखें तो सेंट्रल एटम का सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। तो हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल रहेगा पहले हम क्या करेंगे, उसमें सेंट्रल एटम का सिलेक्शन कर लेंगे। सेंट्रल एटम कौन होता है, बड़ी सिंपल सी बात है, हमने देखो लिखा है, क्या लिखा है, आप इसी को ध्यान दीजिए जरा सा। ये क्या लिखा है हमने, तो हमने लिखा है, बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है आपको कि एटम शोइंग क्या, मैक्सिमम कोवैलेंसीज, जो सबसे ज़्यादा कोवैलेंसी जिसकी होती हो, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये भी बात आप याद रख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि BH3 में H तो कभी सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकता, आप जानते हैं, क्योंकि H जो होता है आप सबको पता है कि H जो होता है उसकी वैलेंसी खाली 1 होती है, और जिसकी वैलेंसी खाली 1 हो क्या सेंट्रल एटम होगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं बोरन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। तो जिसकी वैलेंसी 3 होगी वही आपका हो जाएगा सेंट्रल एटम। तो आप फट से क्या कर देंगे कि बस तुरंत आप यहाँ पर क्या करेंगे आप कि सेंट्रल एटम को पहले आप लिख देंगे। पहला काम यही करेंगे कि जस्ट राइट द सेंट्रल एटम हियर। आप सेंट्रल एटम यहाँ लिख दीजिए बस। ये आपका बोरन हो गया हमारे एग्जांपल में, सेंट्रल एटम हो गया, देखिए बोरन। और याद रखिए बाकी जो दूसरे एटम है, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन है, बोरन हमारा सेंट्रल एटम हो गया, और हाइड्रोजन जो होगा वो कहलाएगा कंबाइनिंग एटम कहलाएगा या लिंकिंग एटम कहलाएगा। तो ये जो कंबाइनिंग एटम होते हैं याद रखिएगा, तो कंबाइनिंग एटम को हमेशा सेंट्रल एटम के साथ ही लिखा जाता है। याद रखिए कंबाइनिंग एटम्स आर ऑलवेज लिंक्ड विद सेंट्रल एटम। तो कभी भी हम H को H के साथ नहीं जोड़ेंगे, बल्कि H को कहाँ जोड़ेंगे, B के साथ लिंक करेंगे, बिकॉज बोरन इज आवर सेंट्रल एटम।
एंड ईच एंड एवरी लिंकिंग एटम इज लिंक्ड विथ बोरन, मतलब सेंट्रल एटम। बस आप 3 जोड़ दीजिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक हमने यहाँ पे लिख दिया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लिख दिया और एक हाइड्रोजन हमने यहाँ पर भी लिख दिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बोरन की कोवैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बोरन की वैलेंसी 1 2 3 ये भी सेटिस्फाई हो गई, और हाइड्रोजन का आप जानते हैं 1 होता है, वो भी सेटिस्फाई हो गया। लेकिन एक बात जो बहुत ही क्लियर आपको दिखाई दे रही है, हम सब लोग जानते हैं कि एक बांड के बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं ना, यानी कि 1 बांड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका मतलब इस बांड को फॉर्म करने में 2 इलेक्ट्रॉन्स लगे होंगे, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको लगे होंगे और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही लगे होंगे। इसका मतलब कि हाइड्रोजन का तो डुप्लेट होता है, खाली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका सेटिस्फाई हो गया। लेकिन देख रहे हैं बोरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, तो 2 + 2 + 2 3 बांड में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी बोरन के पास केवल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी बोरन का केवल सेक्सटेट पूरा है। याद रखिएगा कि बोरन हैज इट्स सेक्सटेट ओनली, खाली इसका सेक्सटेट पूरा है, मतलब खाली 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट नहीं पूरा है, नॉट द ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट यहाँ पे पूरा नहीं है, ऑक्टेट नहीं पूरा है, और जिसका ऑक्टेट नहीं पूरा होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहलाता है। और इसीलिए आप जानते हैं कि हम क्या कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि बोरन क्या है, बोरन इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है इनफैक्ट यहाँ पर, बल्कि हम पूरा का पूरा BH3 अगर कह दें थोड़े समय के लिए, एक से बात हम आपको थोड़ा सा इसका हम पूरा स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं। हम लिख सकते हैं कि BH3 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। याद रखिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। और एक बात हम और जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है वो क्या कर सकते हैं कि देखो इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा वो, इसलिए BH3 जो होगा वो क्या करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहेगा। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहते हैं या उनकी करने की टेंडेंसी होती है वो क्या कहलाते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं उन्हें हम कहते हैं लेविस एसिड्स। यानी हम एक और बात यहाँ पे कह सकते हैं कि जो BH3 हमारा है कि BH3 क्या है, वो है एक BH3 कह लीजिए, या आप एक और बात भी कह सकते हैं यहाँ पर BH3, यानी कि एक और बात हम कह सकते हैं कि बोरन चाहे BH3 के फॉर्म में हो और चाहे BX3 के फॉर्म, एक्स फॉर हेलोजन होता है वो के फॉर्म में होता है, ये क्या होता है, तो आप जानते हैं कि ये क्या होता है, ये लेविस एसिड होता है, लेविस एसिड होता है, हम सब लोग जानते हैं लेविस एसिड होता है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, इसकी में बार बार जरूरत पड़ती है। तो इस यहाँ पर बोरन का देखिए यहाँ पे ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसका मतलब यहाँ से हम एक बात और समझ गए कि सारे स्टेबल मॉलिक्यूल का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। और इसी को आप लोगों ने लेविस के रूल का एक्सेप्शन भी तो पढ़ा होगा। तो जहाँ पे ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, जहाँ पे खाली 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी टेंडेंसी क्या होती है, उनकी टेंडेंसी क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, यहाँ पर खाली सेक्सटेट पूरा है, और इसलिए क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कहलाते हैं। उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, और जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको तो हम लेविस एसिड कहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। तो इस तरह से BH3 हमने बता दिया आपको। अब देखिए अगला मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर BO3, यहाँ पर हमने BO3 आयन यहाँ पे लिया हुआ है। जरा सा इसको हम लोग देखते हैं कि ये BO3 आयन जो है वो हमारा कैसे स्ट्रक्चर अपना बनाएगा। हम जरा बात करें BO3 की। अब यहाँ देखिए यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन सा है, बोरन होगा। याद रखिए ये बात आपको नहीं बोलना है कि यहाँ पर हमारा जो बोरन है यही हमारा सेंट्रल एटम है। कोई पूछे ऐसा क्यों, तो क्या बताएंगे, क्योंकि बोरन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, और O की कितनी होती है, खाली 2 होती है। तो वैलेंसी किसकी अधिक हुई, बोरन की। तो जिसकी कोवैलेंसी हाई वो हमारा हो गया सेंट्रल एटम।
ठीक। और एक बात और भी है कि आप जानते हैं ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बोरन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो कोई पूछे कि बोरन क्यों यहाँ पर सेंट्रल एटम है, हम कहेंगे इट इज बिकॉज ऑफ सिंपली टू रीजंस। वन इज दैट बोरन इज, क्या बोरन है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन। और अगला रीजन क्या है कि बिकॉज बोरन ट्राईवैलेंट है जबकि ओ कैसी है, बाईवैलेंट है। तो जिसकी कोवैलेंसी हाई होती है वही हमारा होता है सेंट्रल एटम। और ये बात आपको नहीं भूलना है, मैंने पहले बताया था आपको कि बोरन की कोवैलेंसी 3 होती है। तो फट से क्या करेंगे कि आप यहाँ पर बनाएंगे अपना सेंट्रल एटम बोरन, पहला काम आपका ये हो गया। अब फिर क्या कर देंगे कि इसी के चारों तरफ आप क्या करेंगे कि अपना जो कंबाइनिंग एटम है ऑक्सीजन वो लगा दिए तीनों तरफ। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक वो हमने यहाँ लगा दिया, एक को हमने यहाँ लगा दिया और एक को मान लीजिए हमने यहाँ पर ये लगा दिया। तो इस तरह से हमने BO3 तो लिख दिया। लेकिन एक बात याद रखिए, आप जानते हैं O की वैलेंसी जनरली कितनी होती है, 2 होती है। तो याद रखिए अगर मैं O की वैलेंसी अगर यहाँ पे 2 करने के लिए अगर डबल बाड बना दूं तो इस कंडीशन में एक डबल बाड यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और तब की वैलेंसी वो B की वैलेंसी कितनी, 6 हो जाएगी। तो क्या B की वैलेंसी 3 से अधिक होती है, नहीं होती है। इसका मतलब ये तीनों बाड हमारे सिंगल ही रहेंगे। और याद करिए हमने आपको बताया था कि O की वैलेंसी आप जानते हैं कि 1 भी हो सकती है, वो आप जानते हैं कि 2 बाड भी बना सकता है, और आप जानते हो तो आपका इनफैक्ट 3 बाड भी बना सकता है। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है कि जब O की वैलेंसी 2 होती है, इसके पास हमने बताया था आपको कि 2 लोन पेयर होते हैं। जब वो सिंगल बाड बनाता है तब O के पास आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे 3 लोन पेयर होते हैं और O के पास माइनस चार्ज भी होता है। और जब वो यहाँ पे 3 बाड बनाएगा तब उसके पास खाली यहाँ पर 1 लोन पेयर होंगे और उल्टे यहाँ पर प्लस चार्ज भी हो जाएगा। तो देखने से आपको लग रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं O ने क्या सिंगल बाड बनाया है, इसका मतलब यही बात यहाँ पर हम लोग को अप्लाई करनी पड़ेगी। और वो बात क्या है, तो बात बहुत क्लियर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि वो बात यही है कि वो जब खाली सिंगल बाड बनाता है तो ये वाली फिगर यही बात हमको अप्लाई करनी पड़ेगी कि O के पास नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसका मतलब कि O के पास यहाँ पर ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि O के पास यहाँ पर 3 लोन पेयर्स हो जाएंगे और साथ में यहाँ पर एक माइनस चार्ज भी हो जाएगा। ऐसे भी देखिए यहाँ की वो भी आपके सिंगल बॉन्डेड है, यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको यहाँ पर ऐसे 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर दिखाने पड़ेंगे और यहाँ पर भी O के पास माइनस चार्ज आ जाएगा। और ऐसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि O के पास यहाँ पर 3 लोन पेयर हो जाएंगे और यहाँ पर ही माइनस चार्ज हो जाएगा। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका ये BO3 का स्ट्रक्चर पूरा हो गया। और देखिए -3 चार्ज भी हो गया, -1 ध्यान दीजिए, ये आपका -1, ये भी -1 और ये भी -1, यानी कुल मिलाकर के -3 चार्ज भी हो गया। तो इस तरह से एक बात आप बहुत क्लियरली बता सकते हैं कि BO3 जो बोरेट आयन है, अब इसके बाद से जिसको जो मन करे पूछना हो पूछ ले कि यहाँ पे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर सिंगल ओनली 1 टाइप की ऑक्सीजन है, क्योंकि देख रहे हैं सारी O कैसी है, सिंगल बॉन्डेड है, सारे O के पास 3 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और सारे O के पास माइनस चार्ज भी हैं। तो जब हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया तो जिसको जो मन करे पूछना हो पूछे, हम आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर आपको बता दिया। इसी प्रकार से मान लीजिए हमको CO2 मॉलिक्यूल लिखना हो, CO2 मॉलिक्यूल तो आप जानते हैं इसको लिखना तो बहुत आसान है, सबको पता है। हाँ, एक बात याद रखिए, O का ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मान के आप याद रखिएगा कि वो सिंगल बॉन्ड भी बनाती है, वो 2 बॉन्ड भी बनाती है और वो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स भी बना सकती है। तो इस तरह से आप इस बात को जरूर, इस इंफॉर्मेशन को आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, तभी यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखने में आपको यहाँ पर मज़ा आएगा और आसानी से आप लिख भी पाएंगे। अब देखिए जरा मैं आप कहाँ आता हूँ, अब मैं आ गया, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड पर आ गया और इसकी स्ट्रक्चर हमको लिखनी है। चलिए लिख लेते हैं, बहुत आसान है। बताइए भाई, पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो पहले हमको सेंट्रल एटम बताना पड़ेगा और आपको रूल मैंने बता ही दिया कि इसमें से जिसकी कोवैलेंसी अधिक होती है वही होता है सेंट्रल एटम। और किसकी अधिक है, तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है यहाँ किसकी अधिक है, तो कार्बन की है। कार्बन की कोवैलेंसी आप जानते हैं कितनी होती है, आप जानते हैं 4 होती है। और की कितनी होती है, खाली 2 होती है। तो जिसकी कोवैलेंसी हाई वो हमारा हो गया सेंट्रल एटम। क्या वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो आप जानते हैं कार्बन की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो की तो बहुत ज़्यादा होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, या वो आप जानते हो आपका कार्बन ही तो है।
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जो ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बना वही हमारा सेंट्रल एटम होता है। तो CO2 में सेंट्रल एटम कौन हो गया? हमारा कार्बन। हम यहाँ लिख देंगे कार्बन, ये हमारा चलिए कार्बन हो गया। और O तब क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा कंबाइनिंग एटम। अब क्या करेंगे? कंबाइनिंग एटम को सेंट्रल एटम से हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो मान लो हमने यहाँ पे एक O लिख दिया और एक O मान लो हमने यहाँ लिख दिया, हमने यहाँ पे दोनों O लिख दिया। अब क्या करना है? अब आगे हमको वैलेंसी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और वो वैलेंसी के लिए आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी आप जानते हैं जनरली 4 होती है और O की वैलेंसी 2 होती है। यहाँ कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं है। यहाँ पर भी हम O की वैलेंसी को 2 करने के लिए हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, और यहाँ पर भी हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो बड़े आराम से हम CO2 का स्ट्रक्चर लिख लेंगे। हाँ, लोन पेयर लगाना आप न भूलेंगे, हमेशा लोन पेयर भी बार बार आप जरूर लगाइए। हमने आपको पहले बता दिया था कि जब वो डबल बॉन्ड बनाता है तो वो के पास लोन पेयर कितने होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये बात आपको नहीं भूलना है। अब आपको वो के पास यहाँ पे 2 लोन पेयर आपको दिखा देना है। एक यहाँ दिखा लिया और एक यहाँ दिखा दिया। तो हर बार जब भी मॉलिक्यूल आप लिखिए तो लोन पेयर और फॉर्मल चार्ज भी कंसीडर करते रहें, तो आपका एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन आपके कंपटीशन लेवल का होता रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी आप 2 लोन पेयर यहाँ पे दिखा देंगे। और हम लोग पहले भी लिख चुके हैं कि कार्बन के पास कोई लोन पेयर होता नहीं है जब इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो बस आपका ये स्ट्रक्चर हो गया, ये किसका हो गया? यही आपका कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, जो आसानी से आपने यहाँ पर बता दिया। इसके बाद से अगर हम अगले स्ट्रक्चर के पास अगर हम जाना चाहें, मान लीजिए तो हमने यहाँ पर NO2 लिखना है। NO2 की स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर लिखनी है। तो चलिए हम इसकी स्ट्रक्चर लिख के देखते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर हम यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं आपको। तो हमको NO2 देखना, ध्यान दीजिए ऐसा NO2, और इस पर NO2-1 लिखते हैं। ये नाइट्राइट आयन है, इसकी स्ट्रक्चर हमको दिखानी है। अब देखिए, जब NO2 की स्ट्रक्चर दिखानी पड़ेगी तो फिर वही काम, हर बार काम वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? वी हैव टू सेलेक्ट द सेंट्रल एटम, और सेंट्रल में आपको बार बार बता रहा हूँ कौन होता है? जिसकी कोवैलेंसी अधिक होती है और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो आप जानते हैं N और O में से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन है। या कोवैलेंसी अगर देखें तो आप जानते हैं इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है, कभी कभी तो 4 भी होती है। O की खाली वैसे आप जानते हैं 2 होती है। तो इन दोनों ही क्राइटेरिया को फॉलो करने पर भी सेंट्रल एटम कौन है? हमारा नाइट्रोजन ही है। तो इस तरह से हमारा नाइट्रोजन हो गया यहाँ पर सेंट्रल एटम। पहले इसको लिख दिया जाएगा। अब फिर क्या किया जाएगा? जो O है वो क्या है? हमारे कंबाइनिंग एटम्स हो गए। और कंबाइनिंग एटम को क्या करना पड़ेगा आपको? तो कंबाइनिंग एटम को सेंट्रल एटम के साथ हमको यहाँ पर जोड़ देना चाहिए। वही आप जोड़ दीजिए। एक O को मान लो हमने यहाँ जोड़ दिया, एक को हमने यहाँ जोड़ दिया। इस तरह से वैलेंसी हम लोग जानते ही हैं कि N की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। O की आप जानते हैं 2 भी होती है और 1 भी होती है। तो एक O की वैलेंसी इसकी मैं पूरी करने के लिए मैं इसे यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, जिससे O की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए N की वैलेंसी 3 होती है। अगर मैं यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा दूंगा तो N की वैलेंसी 4 हो जाएगी, जो कि यहाँ पर होती नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पे खाली बस सिंगल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब देखिए, सिंगल बॉन्ड जब आप लगाएंगे, तभी हमने O का लिख के आपको दिखाया भी था कि जब O डबल बॉन्ड बनाती है तो इसके पास लोन पेयर होते हैं, आप जानते हैं 2। लेकिन जब वही वो सिंगल बॉन्ड बनाती है तो मैंने बताया था इसके पास लोन पेयर कितने हो जाते हैं? ये हो जाते हैं 3, और इसके पास एक माइनस चार्ज भी आ जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि NO2 का आपका स्ट्रक्चर बन गया और यहाँ पर आपका माइनस चार्ज भी आ गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन नाइट्राइट आयन। तो आपका आंसर होगा 2। क्यों 2 होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक O जो है वो N के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ी है, इस पर कोई माइनस चार्ज भी नहीं है, इसके पास खाली 2 लोन पेयर्स हैं। और इसके पास क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके पास एक तो पहले 3 लोन पेयर इसके पास हो गए, और दूसरे आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस चार्ज भी है। तो 2 टाइप की वो एक यहाँ दिखाई पड़ रही है आपको और एक यहाँ दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर 2 टाइप की वो आपको दिखाई दे रही है। तो हो गया नाइट्राइट की स्ट्रक्चर। और इसमें ध्यान दीजिए, लोन पेयर अगर
कोई पूछता आपसे कि इसके पास कितने लोन पेयर हैं, तो याद रखिए नंबर हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट इन NO2 माइनस मॉलिक्यूल, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ध्यान दो कि 3 लोन पेयर तो इसको के पास हुआ और 2 लोन पेयर इसके पास हुए। और याद रखिए जब n की वैलेंसी 3 होती है तो n के पास भी तो एक लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर कुल कितने हो गए, गिन लीजिए, 2 फ्रॉम दिस ऑक्सीजन, 1 फ्रॉम नाइट्रोजन एंड 3 फ्रॉम दिस ऑक्सीजन, तो कितने हो गए 3 प्लस ये वाला 1 4 और ये 2 कितने हो गए यहाँ पर 6, तो 6 लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट हैं NO2 माइनस मॉलिक्यूल में या आयन में। तो हमारा ख्याल है इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब जाते हैं हम ClO4, यहाँ पर क्लोरेट आयन हम लेते हैं, ध्यान जैसा यहाँ पर मैं ले रहा हूँ क्लोरेट आयन, स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए, बहुत ईजी है। तो क्या करेंगे, काम फिर वही रहेगा, फटाफट हम लोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं फटाफट कि यहाँ पे कौन होगा हमारा सेंट्रल एटम, क्लोरीन होगी। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी आप जानते हैं 1 3 5 7 तक होती है और O का तो खाली बस 2 होता है, तो जिसकी कोवैलेंसी होगी अधिक वो हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो आपका Cl क्या हो गया, Cl आपका हो गया सेंट्रल एटम, और इसी Cl सेंट्रल एटम से हम चारों O अपना लगा देंगे। तो आप 4 साइड में लगा दीजिए, एक को मान लीजिए हमने यहाँ लगा दिया, एक को हमने यहाँ लगा दिया, एक को हमने यहाँ लगा दिया, एक हमने यहाँ लगा दिया। याद रखिए कि जो कंबाइनिंग एटम्स होते हैं उनको हमेशा सेंट्रल के साथ ही जोड़ा जाता है, तो Cl हमारा सेंट्रल एटम हो गया और वो हमारे कंबाइनिंग एटम्स हो गए। कभी भी कंबाइनिंग एटम को एक साथ आप नहीं जोड़ेंगे, कंबाइनिंग एटम को हमेशा सेंट्रल के साथ ही जोड़ा जाएगा। अब हम सबको पता है कि Cl की वैलेंसी कितनी हो सकती है, तो 1 3 5 7 कुछ भी हो सकती है, याद रखो वही 1 3 5 7 तक हो सकती है। और O की वैलेंसी आप जानते हैं 2 भी होती है और कभी कभी वो सिंगल बांड ही बनाता है, तो वही हम लोग ट्राई करते हैं। चलिए अब हम बांड बनाते हैं। तो बांड के लिए अब देखिए, तो पहले जिसकी कोवैलेंसी सेटिस्फाई उसको सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो O की वैलेंसी हमने मान लो 2 यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दिया, चलो हो गया। हमने इस O की वैलेंसी भी सेटिस्फाई करा दिया, चलो ये भी हो गया। चलो इसके पे सेटिस्फाई करा दें, ये भी हो गया। तो इन तीनों की हमने तो कोवैलेंसी 2 सेटिस्फाई करा दिया 6, लेकिन ध्यान दो अब Cl की कोवैलेंसी 2 + 2 + 2 6 हो चुकी है और अभी ये O हमारा बाकी है। अगर मैं यहाँ पे डबल बांड बना दूं तो क्या Cl की वैलेंसी 8 होती है? नहीं, मैक्सिमम कितनी होती है, केवल 7 तक होती है। इसका मतलब हम यहाँ पे केवल सिंगल बांड ही बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो 3O हैं वो डबल बांड के थ्रू जुड़ जाएंगी, यानी जो तीनों में O की वैलेंसी यहाँ पे 3 होगी लेकिन यहाँ पे O की वैलेंसी 1 रहेगी। और आप देख रहे हैं कि Cl की से वैलेंसी कितनी हो गई, तो 2 + 2 + 2 + 1 7 हो गई और Cl की वैलेंसी 7 होती भी हम जानते हैं। अब लोन पेयर की जरा बात कर लीजिए। तो हम लोगों ने पहले ही देखा था कि जब, याद करिए हमने कहा था कि जब जब वो 2 बांड बनाएगा तो इसके पास लोन पेयर कितने होंगे, तब इसके पास लोन पेयर हो जाएंगे कितने 2, तब इसके पास लोन पेयर यहाँ पे 2 होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 लोन पेयर बनाएंगे। यहाँ पे 2 बांड बनाए हैं तो यहाँ पर भी वो क्या करेंगे आप यहाँ पे 2 लोन पेयर बनाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी वो आपका 2 बांड बना रहा है तो यहाँ पर भी लोन पेयर कितने बनाएंगे आप 2 बनाएंगे, 2 लोन पेयर हो गए। लेकिन देखिए भाई यहाँ पर देख रहे हैं O ने केवल सिंगल बांड बनाया है और जहाँ पर वो सिंगल बांड बनाएगा वहाँ पर आपको मैंने बताया था पहले ही कि वहाँ पर इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। तब यहाँ पर देखिए इसके पास 3 लोन पेयर हो गए और साथ में मैंने कहा था कि यहाँ पर एक माइनस चार्ज भी होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या हो गई, ये आपके ClO4- की स्ट्रक्चर भी हो गई और आप साफ साफ देख रहे हैं कि एक माइनस चार्ज भी है। तो सबके पास लोन पेयर भी हैं, सबका क्लियर हो गया। और किसके बीच कितना बांड है, तो यहाँ पे देख रहे हैं Cl और O के बीच डबल बांड है, यहाँ भी 2 बांड है, यहाँ भी 2 बांड है, बट यहाँ पे ओनली 1 बांड है। और आप देख रहे हैं कि अगर चार्ज की बात करें तो हमारे इस O के पास माइनस चार्ज है और बाकी के पास कोई चार्ज नहीं है। और हमने कहा था आपको कि जब Cl7 बांड बनाएगा तो मैंने बताया भी था कि वहाँ पे कोई लोन पेयर उसके पास नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप बड़े आराम से इसके स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, हमने आपको लिख के बता दिया। अब इसके बाद से चलिए हम इसको रब करते हैं और आपको हम इसकी स्ट्रक्चर दिखाते हैं। इसका आ जाइए, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है IO2F3 प्रोसेस, यहाँ भी वही होगा, यहाँ पर भी वही आपका सेम प्रोसेस चलेगा। और वो पहला काम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे सेंट्रल एटम का सिलेक्शन करेंगे।
आप जानते हैं कि फ्लोरीन आपका खाली मोनोवैलेंट होता है, O की वैलेंसी आप जानते हैं 2 होती है, और I की वैलेंसी कितनी होती है तो आप जानते हैं 7 तक हो सकती है, 7 तक हो सकती है। 1 भी होती है, 3 भी होती है, 5 भी होती है और 7 भी होती है, क्योंकि I भी तो Cl की तरह क्या हेलोजन ही है, यहाँ पर वैलेंसी 7 होती है, इसलिए I क्या हो जाएगा, I हमारा हो जाएगा यहाँ पर सेंट्रल एटम। तो फट से क्या कर दीजिए, अब अपने I को यहाँ पर सेंट्रल एटम बना दीजिए, तो हमारा I हो गया सेंट्रल एटम, और बाकी O और F क्या हो गए, ये हो गए हमारे कंबाइनिंग एटम। तो याद रखना है कि I कितना है, I यहाँ पर 7 बाड तक बना सकता है। तो क्या करेंगे, अब देखिए हमने O और F को पहले अरेंज कर देना है। तो मान लो हमने वहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पर O हमने यहाँ लिख दिया, 1O को हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या बचा, हमारे पास 3F बचे, तब इन 3F को आप यहाँ पे दिखा लीजिए। तो मान लो हमने एक F यहाँ दिखा दिया, एक F को हमने यहाँ दिखा लिया और एक F ने यहाँ दिखा लिया। तो इस तरह से याद रखिए, सेंट्रल एटम के चारों तरफ हम कंबाइनिंग एटम को लिख देते हैं। अब फिर क्या करते हैं, हम सबको पॉसिबल रेंज ऑफ वैलेंसी पता ही है कि I की वैलेंसी 7 तक हो सकती है, O की वैलेंसी 2 भी होती है और 1 भी सिंगल बॉन्ड ही बनाता है वो, और F की वैलेंसी तो आप जानते हैं हमेशा 1 होती है। हम क्या करेंगे, अब हम फटाफट क्या कर देंगे कि I तो खाली बस एक ही तरह का बॉन्ड बनाएगा ना भाई, खाली सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो पहले तो फटाफट हम F की वैलेंसी को हम सेटिस्फाई कर देते हैं। चलिए F का पूरा हो गया, और ऐसा करते ही हमारे I की कोवैलेंसी कितनी 3 हो गई। अब कितनी बची 4, क्योंकि I की वैलेंसी यहाँ पर 7 हो जाएगी। तो अब क्या 7 कैसे पूरा करें, हम सब लोग जानते हैं कि वो आराम से 2 बॉन्ड बनाता है। हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ भी हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया, और साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि आपका जो सेंट्रल एटम यहाँ पर I है, ये आपका सेंट्रल एटम I जार देखिए यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 7 हो गई। देखिए 2 फ्रॉम दिस ऑक्सीजन, 2 विद दिस ऑक्सीजन एंड 3 सिंगल बॉन्ड्स विथ फ्लोरीन। तो I की वैलेंसी भी आप देख रहे हैं 7 हो गई, F की वैलेंसी आप जानते हैं 1 होती है, पूरी हो ही गई, और O की वैलेंसी 2 होती है। अगर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस अगर कर लूँ कि लोन पेयर का क्या हाल होगा, हम सब लोग जानते हैं कि F जब सिंगल बॉन्ड बनाता है, हेलोजन जब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो बाद 3 लोन पेयर होते हैं। ये बात सबको पता होना चाहिए। आप कह सकते हैं फटाफट यहाँ पर कि इस तरह से हमारे सारे हेलोजन के पास लोन पेयर कितने होंगे, तो याद रखिए हमारे पास 3 होंगे, क्योंकि इसने क्या किया है, सिंगल बॉन्ड ही बनाया है। ये 3 लोन पेयर हो गए, इसके पास भी 3 लोन पेयर की प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप लोग, ये हो जाएंगे। और वो जानते हैं जब डबल बॉन्ड बनाता है तो के पास लोन पेयर कितने होते हैं, तो आप जानते हैं 2 लोन पेयर होते हैं। यहाँ भी इसके पास 2 लोन पेयर हो जाएंगे, देखिए इस तरह से। और आप जानते हैं कि जब हेलोजन्स 7 बॉन्ड बनाएंगे तो उनके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, इस तरह I के पास कोई यहाँ पर लोन पेयर नहीं होगा। और इस तरह से हम बड़े आराम से यहाँ पर IO2F3 को स्ट्रक्चर हम बता दिए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बस हमको कोवैलेंसी का थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो हम किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, चाहे वो हमारा आयन हो चाहे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो, किसी के स्ट्रक्चर हम फटाफट यहाँ पे लिख सकते हैं। और इस तरह से हम एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर COO3- आयन, इसको फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। अगेन सेंट्रल एटम कौन सा होगा, Cl, क्योंकि वैलेंसी इसकी अधिक होती है। तो क्या करेंगे कि बस हमारा Cl हो गया सेंट्रल एटम, और बाकी O क्या हो गए, वो हमारे हो गए कंबाइनिंग एटम। तो हम लोग पता ही है कि सेंट्रल के साथ सारे कंबाइनिंग हम बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम सबको पता है कि Cl की वैलेंसी कितनी होती है, तो आप जानते हैं 1 भी होती है, 3 भी होती है, 5 भी होती है और 7 भी होती है। तो आप जानते हैं 1 तो हो नहीं सकता, 3 कंबाइनिंग को जोड़ना है, वो हमारा बाईवैलेंट है। तो इस तरह से हमको देखना पड़ेगा कि 1 हो नहीं सकता, 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 3 5 7 में क्या होगा सब पता कर सकते हो। वो सिंगल हमारा 1 तो हो नहीं सकता, 3 के बारे में पता कर सकते 3 होगा कि नहीं होगा। तो इसका रूल हम लोग जानते हैं फटाफट, चलिए निकालते हैं यहाँ पर हम। और ये दिख रहा है कि वो क्या दिख रहा है कि O3 है। अब देखिए आप देख रहे हैं कि अगर मैं इस O की वैलेंसी अगर मैं डबल कर देता हूँ, इसकी डबल कर दूं, इसकी डबल कर दूं, तो Cl की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, आप देख रहे हैं कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो 6 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अच्छा एक बात और देख रहे हैं आप लोग कि O3 3 माइनस चार्ज भी है, इसका मतलब ये तीनों O हैं, तीनों पर एक एक चार्ज यहाँ पर रहेगा। और हम सब लोग जानते हैं, याद करिए इस बात को हमको नहीं भूलना है कि जब उस O पर माइनस चार्ज होता है
तो उस कंडीशन में हम सब लोग जानते हैं कि O की वैलेंसी कितनी होती है, खाली 1 होती है। इसका मतलब कि यहाँ पर बांड कैसा बनेगा, तो इसका मतलब कि ये तीनों ही जो O हैं वो कैसे बांड बनाएंगे, सिंगल बांड ही बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि Cl की वैलेंसी कितनी हुई, 3 हुई, और Cl की वैलेंसी 3 होती भी है, हम जानते हैं 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है और 7 होती है। तो इतना जब हमको रेंज पता रहेगा तो हम मॉलिक्यूल को देख के खुद पता कर लेंगे कितनी वैलेंसी होनी चाहिए। तो 3 माइनस चार्ज यहाँ पर हैं, इसका मतलब तीनों O यहाँ पर सिंगल बांड ही बनाएंगे। लोन पेयर की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि लोन पेयर हम आसानी से दिखा सकते हैं, और वो क्या है, हम रूल क्या जानते हैं, हम रूल जानते हैं कि जब Cl यहाँ पे केवल 3 बांड बनाएगा तो इसके पास लोन पेयर होंगे ना, कितने लोन पेयर होंगे, तो Cl के पास याद रखिए जब Cl सिंगल बांड बनाता है तो वहाँ 3 लोन पेयर होते हैं, जब 2 बांड बनाता है तो वहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं, और जब 3 बांड बनाएगा तो वहाँ पर 1 लोन पेयर हो जाएंगे। तो इस तरह से लिख सकते हैं। और इसके बारे में O के बारे में जानते हैं कि जब इस पर माइनस चार्ज होता है तो O के पास लोन पेयर कितने होते हैं, तो O के पास लोन पेयर यहाँ पर 3 होते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर O के लोन पेयर भी आसानी से दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर O के सारे लोन पेयर यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। इसमें कोई किसी को डाउट अब होना नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे आसानी से दिखा सकते हैं कि यही आपके ClO3 माइनस का यही स्ट्रक्चर है, यही ClO3 माइनस का स्ट्रक्चर होता है। आसानी से हमारा बन गया। अब जरा इसके पास आइए, हम इसको बना के देखें, XeOF2 इसको बना के देखा जाए तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जेनन आपका सेंट्रल एटम हो गया, क्योंकि जेनन की वैलेंसी कितनी हो सकती है, तो जेनन की वैलेंसी आपके अंदर 2, 4, 6, 8 सब होती है। तो इसका मतलब जेनन हमारा हो जाएगा सेंट्रल एटम। तो आप सेंट्रल एटम को आप यहाँ पहले लिख दीजिए, जेनन आपका हो गया सेंट्रल एटम हो गया। O और F यहाँ क्या हो गए, कंबाइनिंग एटम हो गए। जेनन की वैलेंसी हमको नहीं भूलनी है, 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है और 8 भी होती है। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर बड़ा सिंपल दिखाई दे रहा है, देखिए कि यहाँ पर Xe और O हमारा अगर डबल बांड बनाए और F हमारा सिंगल बांड बनाएंगे तो देखने से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जेनन की वैलेंसी यहाँ पर 4 होने वाली है। कैसे होने वाली देख लीजिए। तो क्या करेंगे, इसी के चारों तरफ आप कंबाइनिंग एटम लिख दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे कंबाइनिंग एटम अगर लिख देता हूँ तो मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया ऑक्सीजन और 2 तरफ हमने यहाँ लिख दिया फ्लोरीन, ये हमने लिख दिया। फिर हम बांड बना लेते हैं, और बांड बनाना हम लोग को आता ही है कि वो क्या करेगा, 2 बांड यहाँ बना लेगा। फ्लोरीन तो हमेशा ही सिंगल बांड बनाती है। तो आप देख रहे हैं साफ साफ कि यहाँ पर जेनन की वैलेंसी कितनी हो गई, तो 2 विथ ऑक्सीजन एंड 1 विथ फ्लोरीन। तो कितना हो गया, 1 अब +2 अब +1 4। जेनन की वैलेंसी यहाँ पर 4 हो गई। और अगर आप लोन पेयर दिखाना चाहें तो आसानी से दिखा सकते हैं। आप पढ़े हैं, याद करिए, हमने बताया था आपको कि जब कभी भी O की वैलेंसी जब यहाँ पे 2 होती है तो इसके पास लोन पेयर कितने होते हैं, तो आपको नहीं भूलना है कि लोन पेयर यहाँ पर 2 होते हैं। जब F की वैलेंसी 1 होती ही है तब यहाँ पर लोन पेयर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 लोन पेयर्स यहाँ पर हो जाएंगे। और यहाँ पर भी आपका यहाँ पर 3 लोन पेयर्स यहाँ पर इस तरह से हो जाएंगे। तो आप चाहे लोन पेयर दिखाना हो चाहे बांड दिखाना हो, आसानी से आप दिखा सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे इसके बारे में बात करना हो, ये तो आप देख रहे हैं कि ये भी हम आसानी से कर पाएंगे। तो कर लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, जेनन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेंट्रल एटम हो जाएगा, क्योंकि जेनन की वैलेंसी आप जानते हैं 2, 4, 6, 8 सब होती है, और वो की खाली बस 2 होती है। फ्लोरीन की आप जानते हैं खाली बस 1 होती है। तो जिसकी कोवैलेंसी हाई होती है वही तो हमारा लोन पेयर होगा। तो जेनन क्या हमारा हो जाएगा सेंट्रल एटम। तो फट से अपना सेंट्रल एटम बनाइए, यहाँ पर हो गया जेनन आपका सेंट्रल एटम हो गया। अब कंबाइनिंग एटम कौन हो गए, तो बाकी जो बच गए वो सब के सब हो गए कंबाइनिंग एटम। और कंबाइनिंग एटम को हमेशा सेंट्रल एटम के साथ जोड़ दिया जाता है। तो अपने कंबाइनिंग एटम को सेंट्रल एटम के साथ जोड़ दीजिए। तो 2 ऑक्सीजन हैं, तो मान लो हमने एक O को यहाँ जोड़ लिया, एक को हमने यहाँ जोड़ दिया। फिर आपके 2F भी हैं, तो आप अपने 2F को यहाँ जोड़ लीजिए। तो हमारा इस तरह से Xe और O2F2 हमारा हो गया। अब देखिए
वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। Xc की वैलेंसी हमको पता है कितनी होती है, 2 भी होती है, 4, 6 और 8 सब होती है। तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि X के पास रेंज है, 2 से लेकर 8 तक का रेंज है। F की आप जानते हैं वैलेंसी 1 होती है, और O की आप जानते हो वो सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों बना सकता है। तो जहाँ पे बन सकता हो वहाँ पे O का डबल बॉन्ड बनाइएगा, क्योंकि O की सबसे पॉपुलर वैलेंसी कौन होती है, 2 होती है। तो सबसे पहले हम लोग को पॉपुलर वैलेंसी ही लिखनी चाहिए। अगर पॉपुलर नहीं मिलेगा तब कुछ और आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं क्या करने जा रहा हूँ कि जो पॉपुलर वैलेंसी है 2 वही मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा करके O की वैलेंसी सेटिस्फाई कर दिया, और F आप जानते तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो हमने F का भी दिखा दिया। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि O की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गई और फ्लोरीन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गई, सबकी सेटिस्फाई हो गई। और जेनन की तो हो ही गई, क्योंकि जेनन का तो आप जानते हैं 2, 4, 6, 8 सब होता है। तो जेनन की यहाँ पर वैलेंसी कितनी है, तो 2 + 1 + 2 + 1 कितना हो गया, 6। तो जेनन की वैलेंसी 6 होती भी है। कोई पूछे कि लोन पेयर कितना होगा, भैया बड़े आराम से दिखा सकते हैं। और क्या हो जाएगा, तो हम सब लोग जानते हैं कैसे दिखाया जाता है लोन पेयर। तो हम सब लोग जानते हैं कि जब वो 2 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर क्या होते हैं इसके पास, यहाँ पर इसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। हमने दिखा लिया, यहाँ पर भी इसके पास 2 लोन पेयर हो जाएंगे। और फ्लोरीन के पास आप जानते हैं कि इसके पास 3 लोन पेयर्स होते हैं। ये हो गया, यहाँ पर भी हमारे पास 3 लोन पेयर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आप बड़े आराम से जिसको जो मन करे पूछना हो अब यहाँ पर पूछ ले। जब हमने स्ट्रक्चर ही पूरा बना दिया तब क्या प्रॉब्लम है भाई, तब जिसको जो मन करे वो पूछे। अगर पूरा आदमी भी आपके सामने खड़ा कर दिया गया तब क्या दिक्कत है, पूछो भाई कि वो एक टांग वाला है कि 1.5 टांग वाला है, वहाँ वो अंधा है कि बहरा है, सब दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही जब हमने पूरा स्ट्रक्चर ही बना लिया तब इनको जो मन करे पूछना हो पूछें। कितने तरह के ऑक्सीजन हैं, कितने तरह के फ्लोरीन हैं, किस पर कितना फार्मल चार्ज है, सब कुछ हम बता सकते हैं। और आगे के लेक्चर में हम आपको इसकी प्रैक्टिस भी करा देंगे कि स्ट्रक्चर लिखने के बाद तो हम बड़े आराम से इनके हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, इस पर हम फार्मल चार्ज निकाल सकते हैं, और यहाँ तक कि हर एटम और पूरे मॉलिक्यूल का हम हाइब्रिडेशन भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम सब कुछ बता सकते हैं। हमने आपको इतने ढेर सारे मॉलिक्यूल का प्रैक्टिस करा दिया, और उम्मीद है कि आपको अच्छा सा नॉलेज हो गया होगा कि खाली अगर हमको वैलेंसी पता हो तो हम डिफरेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हैं, और अब आप जरूर लिख पाएंगे। इसके बाद अगले वीडियो में मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाऊंगा, और वहाँ पर एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही टिपिकल टॉपिक है, जिससे IIT और नीट दोनों के क्वेश्चन आने गारंटीड हैं। वो आप जानते हैं आपके ऑक्सी एसिड्स होते हैं, ऑक्सो या ऑक्सी कहते हैं उसको हम लोग, उसकी स्ट्रक्चर कैसे लिखी जाती है वो भी आपको मैं बड़े ही आसान तरीके से इन्हीं सिंपल रूल का यूज़ करके मैं उसको लिखना आपको बता दूंगा। तो तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करिए, पढ़िए, खुश रखिए, और पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस खूब करिए। प्रैक्टिस जब करेंगे तभी, देखो भाई जो ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स पे परफेक्शन एंड कमांड तभी आता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर। तब तक के लिए थैंक यू, एंजॉय करिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए।